हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए वापस से आ गए हैं हम बायोटेक्नोलॉजी को लेके। और बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने पूरा डिटेल में एक बार ओवरऑल पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, और उसी के साथ ही हमने देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सब टूल्स पढ़ रहे थे जिसमें रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस सब कुछ देखा था। तो नेक्स्ट टूल की बात करते हैं विच इज़ व्हाट, क्लोनिंग वेक्टर। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, हमें इसका जल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। इसके अलावा अब उस डीएनए को, जो डिज़ायर डीएनए, उसको होस्ट के अंदर डालने के लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है जो उसको लेके जाएगा और इंश्योर करेगा कि इस फॉरेन डीएनए का होस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेशन हो। कैसे इंश्योर करेगा? बिकॉज क्लोनिंग वेक्टर के पास भी कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से वो क्लोनिंग कर पाते हैं, राइट? So let's start. As you know that plasmid and bacteriophages have the ability to replicate within the bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA, right? So bacteriophage, as you know, it is virus. ये वायरस के पास भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी होस्ट सेल के अंदर, यहाँ बैक्टीरियल सेल को हम होस्ट सेल बोलेंगे, राइट? सो होस्ट सेल के अंदर जाके वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। Bacteriophage, because of their higher number per cell, have very high copy number of their genome within the bacteria cell. Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have around 15 to 100 copies per cell. Okay, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है to replicate and to generate number of copies. So their numbers can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA विद बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए। सो देखिए, प्लाज्मिड डीएनए एक पर ध्यान रखना, ये भी जनरली एक बैक्टीरियल सेल से ही आइसोलेट होता है, जिसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको ही हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इसका खुद का डीएनए जो होता है वो तो ऐसा ही एकदम मतलब ऐसे ही रहता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रॉपर न्यूक्लियस तो नहीं होगा, बट अलग से एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो हम इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। So we can multiply its number equal to copy number of plasmid or bacteriophage. तो जो भी हमने foreign DNA लिया उसको हम multiply कर सकते हैं with the help of this one. Vectors used at present are engineered in such a way that they help easily link of foreign DNA and selection of recombinants from the non-recombinants. अभी थोड़ी देर में बताती हूँ recombinants, non-recombinants ये सब क्या है। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि एक वेक्टर के लिए, चाहे वो एक प्लाज्मिड हो चाहे वो एक बैक्टीरियोफाज हो, उस वेक्टर के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके पास अपना खुद का ORI होना चाहिए, तभी वो खुद भी रेप्लिकेट करता है। और इसके साथ ही अगर हमने उसमें कोई फॉरेन डीएनए लिया तो जब वो खुद रेप्लिकेट करेगा तो वो फॉरेन डीएनए भी उसके साथ रेप्लिकेट करेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए उसके पास अपना खुद का ओरिजिन, तो ये फिर होस्ट सेल पे डिपेंड नहीं करेंगे कि वो उसे रेप्लिकेट करे, वो इंडिपेंडेंटली होस्ट सेल की सिर्फ मशीनरी को यूज़ करेगा और इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाएगा। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. Okay, तो ये है जहाँ पे ओरिजिन होता है, जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होता है। अगर हम अपना फॉरेन डीएनए उसी के पास में डालेंगे तो वो इंश्योर है कि उसका रेप्लिकेशन भी होगा। This sequence is also responsible for controlling the copy number of linked DNA. Okay, so if one wants to recover many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. ध्यान देना, यहाँ पे जो origin of replication उसी के पास ही एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं rope. Okay, that is the rope. It codes for the protein involved in the replication of the plasmid. ठीक है, तो क्या है replication of the plasmid, उसके लिए जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो इस रोप के थ्रू प्रोवाइड होती है। ये एक रीजन होता है। आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि रोप इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दी रेप्लिकेशन, कि कितना रेप्लिकेशन होना है वो कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, तो ये रोप का ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये हम किसका प्लाज्मिड का पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं PBr322 प्लाज्मिड। BR इज स्टैंड फॉर साइंटिस्ट जिन्होंने इसको दिया था, तो B फॉर बॉलीवर एंड R फॉर रॉड्रिगज, GUEJ। ठीक है, तो ध्यान रखना। एंड 322 ये एक वेक्टर का नाम है, एक प्लाज्मिड का नाम है। सेकेंड हम पढ़ते हैं दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर।
अब एक प्लाज्मिड अगर वेक्टर की तरह एक्ट करना है तो उसके पास कुछ सेलेक्टिव मार्कर होने चाहिए. So in addition to ORI, vector requires a selectable marker which help in identify and eliminating non-transformant and selecting the permitting the growth of transformant. अब देखिए ये क्या होता है. देखिए जैसे ही हम किसी होस्ट सेल में, ये क्या है होस्ट सेल, अब इस होस्ट सेल के अंदर मैं एक प्लाज्मिड को इंसर्ट करा रही हूँ, ठीक है ना बेटा. ये प्लाज्मिड ज़रूरी नहीं है ये होस्ट सेल के अंदर एंटर कर ही जाए. इट्स अ बाई चांस एरर, ट्राई एंड एरर मेथड. हो सकता है एंटर कर जाए, हो सकता है एंटर ना करे. अगर ये प्लाज्मिड को रेड ले लेती हूँ, अगर ये प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर कर गया तो इस होस्ट सेल को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड. क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड सेल. और अगर ये प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर नहीं किया तो हम इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल. ठीक है, समझ आया. अब दूसरी चीज़, जो होस्ट सेल है ना, ओरिजिनली उसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है. क्या बोल रही हूँ मैं, दोबारा समझिए अच्छे से. होस्ट जो है उसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है. क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके पास नहीं है. यानी कि एक पर्टिकुलर अगर एंटीबायोटिक में इसको डाला हो सेल को तो हो सकता है मर जाए, क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा. बट जो ये प्लाज्मिड होता है ना, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं. ठीक है, ओके. वो जो रेजिस्टेंट जीन है, अगर ये प्लाज्मिड इस होस्ट के अंदर आ गया तो अभी ये होस्ट भी रेजिस्टेंट बन जाएगी उस एंटीबायोटिक के लिए. और अगर प्लाज्मिड नहीं आया तो वो होस्ट उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं बनेगी. समझ रहे हो? क्योंकि होस्ट रेजिस्टेंट जिस किसके पास है? प्लाज्मिड के पास है. अगर प्लाज्मिड होस्ट के अंदर आया तो रेजिस्टेंट बन जाएगा होस्ट, नहीं आया तो नहीं बनेगा. तो यानी एक तरह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये हेल्प कर रहे हैं हमें टू फाइंड आउट और टू डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल. समझे? इसलिए इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ही हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर. दे आर एक्टिंग एज अ सेलेक्टेबल मार्कर. समझ रहे हो? तो इसको मैं थोड़ा सा रीड करती हूँ सो दैट आपको क्लियर रहेगा. ओके, सो विच हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्म, उसको तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट. ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरिया. है ना, जो ये हम प्लाज्मिड के थ्रू हम एक फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Normally, the gene encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline and kanamycin. याद रखना, ये कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं जो इन सब एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं. ये सब एंटीबायोटिक के नाम है. आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई. The normal E. coli cell do not carry resistance against any of these antibiotics. As I told you, होस्ट सेल, ये जो होस्ट सेल है ये क्या है? इट इज़ ई कोलाई. इसके पास नॉर्मली नहीं है, बट अगर वेक्टर मिल गया इसको तो इसके पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी. हम क्या करेंगे? कैसे सेलेक्ट करेंगे? हम क्या करेंगे? इन सब होस्ट सेल को ग्रो कराएंगे. अब आप ध्यान रखिए, ये पीबीआर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एक है एम्पिसिलिन, इसके अलावा और भी. तो यहाँ पे दो सेलेक्टेबल मार्कर है. क्या क्या? टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है. अब हम क्या करेंगे? इस वाले मीडियम में हम एम्पिसिलिन डाल देंगे. तो अब ये होस्ट सेल है, इसके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है बट इसके पास नहीं है ना. तो ये होस्ट सेल तो यहाँ पे ग्रो कर जाएगी बट ये होस्ट सेल ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके पास रेजिस्टिविटी नहीं है. तो इस तरह से हम नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को एलिमिनेट कर देंगे. और क्योंकि हमें तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म सेल चाहिए तो हमने उनको आइसोलेट कर दिया. ठीक है, आइसोलेट कर दिया. अब नेक्स्ट होता है दैट इज द क्लोनिंग साइट. समझ आया सेलेक्टेबल मार्कर? अब क्लोनिंग साइट को समझते हैं. So in order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site for the commonly used restriction enzymes. क्या बोलना चाह रहा है? अब देखिए, बाहर से मान लो मुझे ये एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराना है, तो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ मन किया वहाँ पे हमने इंसर्ट करा दिया. नो, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही जाके ये इंसर्ट कर पाएंगे. और वो पर्टिकुलर साइट जहाँ पे ये इंसर्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट या हम उसको बोलते हैं क्लोनिंग साइट. एक ही बात है. समझे?
अब वो क्लोनिंग साइट यहाँ पे क्या है, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जो एक सीक्वेंस है जिसकी वजह से वो रजिस्टिविटी शो कर रहा है, उसके बीच में एक साइट है दैट इज दी क्लोनिंग साइट, दैट इज BAMH1। BAMH1 का मतलब क्या कि यहाँ पे एक क्लोनिंग साइट है जहाँ पे हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा सकते हैं, बट किसकी हेल्प से, BAMH1 RE की हेल्प से। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट है। RE इस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे कट लगा देगा, समझे। तो BAMH1 के लिए कोई पर्टिकुलर क्लोनिंग मतलब रिकॉग्निशन साइट है जो यहाँ पर है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारा ये फॉरेन डीएनए को हमने इंसर्ट करा दिया। क्या करा दिया, इस फॉरेन डीएनए को हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, समझे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो एक पूरा रोड है, अब उसके बीच में मुझे रोड के बीच में एक वायरिंग डालनी है, तो व्हाट आई हैव टू डू, रोड को पूरा हमने ब्रेक करना है और बीच में हमने एक पाइप या वायरिंग या कुछ भी व्हाटएवर हमने डाल दिया, डाल तो दिया, पर रोड क्या अब कंटिन्यूस है, नहीं, रोड ब्रेक हो गया, उसका एक रास्ता ब्रेक हो गया। ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के लिए जो भी सीक्वेंस है, हमने बीच में एक फॉरेन डीएनए डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया, BAMH1 साइट पे। क्यों, क्योंकि BAMH1 इज RE और वो पर्टिकुलर उस वहाँ पे एक साइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसलिए हम इसको BAMH1 बोला। मैंने आपको बताया ये RE की, सब RE की एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है जहाँ पे जाके वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको बीच में डाल दिया, तो क्या टेट्रासाइक्लिन की सीक्वेंस कंटिन्यूस रही, नो, टेट्रासाइक्लिन की सीक्वेंस ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने की वजह से क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अब शो करेगा, नहीं, क्योंकि बीच में कुछ और फॉरेन डीएनए आया, तो उसकी जो कंटिन्यूस सीक्वेंस थी जिसकी वजह से वो रजिस्टिविटी शो कर रहा था वो ब्रेक हो गई, अब ये रजिस्टिविटी शो नहीं करेगा, समझे। दूसरी चीज, जब हम किसी प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए को डालते हैं, मान लो ये फॉरेन डीएनए है, इसको हमने डाला, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, क्या, या तो वो प्लाज्मिड के अंदर नहीं जाएगा या फिर वो प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जब वो प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और अगर इंसर्ट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, समझे बात, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। चलिए, तो अब इसको मैं और थोड़ा सा रीड करती हूँ। तो मतलब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में जो रेजिस्टिविटी की सीक्वेंस है, जो सेलेक्टेबल मार्कर की सीक्वेंस है, वो ब्रेक हो गई, अब वो रेजिस्टिविटी शो नहीं कर रहा है, जिस पे एंटर किया वो नहीं करेगा। जैसे कि एम्पेसिलिन तो शो कर रहा है बट टेट्रासाइक्लिन के लिए अभी रेजिस्टिविटी शो नहीं कर रहा है, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट रेजिस्टिविटी शो कर रहा है क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन की सीक्वेंस जो है वो अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि फॉरेन डीएनए एंटर नहीं किया। क्लियर है ये चीज़, आगे बात करते हैं। So preferably single recognition site for commonly used restriction enzyme. Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. So the ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. हम सब पे नहीं एंटर करा सकते, नहीं तो बहुत सारे पीसेस क्रिएट होंगे एंड प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सिर्फ एक ही किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराएंगे। For example, if you ligate a foreign DNA at BAMH1 site of tetracycline resistant gene in vector PBR322, है ना, the recombinant plasmid will lose the tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA, but can still be selected out from the non-recombinant ones by plating the transformants on ampicillin containing medium. समझे इस चीज़ का मतलब कि हमने क्या किया, अब इन दोनों प्लाज्मिड को किस पे ग्रो करा रहे हैं, हम ग्रो करा रहे हैं अब टेट्रासाइक्लिन पे। क्या करा रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन पे। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसकी साइट अभी भी इंटैक्ट है, और रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट क्या ग्रो करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसकी सीक्वेंस इंटैक्ट नहीं है, वो ब्रेक हो गई है। तो इस वजह से हमने नॉन रिकॉम्बिनेंट आइसोलेट हुआ, नॉन और रिकॉम्बिनेंट हमारा सेपरेट हुआ। अब इसमें ना सेपरेट करने में प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो ग्रो नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट, है ना। तो वही बोल रहा है, देखिए वही बोल रहा है, इस कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्म ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। द ट्रांसफॉर्मेंट गोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग द टेट्रासाइक्लिन, है ना। देखिए एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पहले क्यों एम्पिसिलिन पे ग्रो करा रहा है, ये वाला,
ये वाला जो मैंने बोला कि पहले तो उसने सेलेक्ट कर दिया ट्रांसफॉर्म सेल, मैंने आपको 2 स्टेप में बता दिया, वो उसने यहाँ ऐसे ही बता रहा है। उसके बाद हम उसको टेट्रासाइक्लिन पे डालेंगे। सो द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो, देखिए ऊपर तो हो गया ना, ट्रांसफॉर्मेंट को हमने सेलेक्ट कर दिया। नाउ द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसाइल, द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, उस पर ग्रो नहीं करेगा। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक, वो एम्पिसिलिन पे भी करेगा, टेट्रासाइक्लिन पे भी करेगा। In this case, one antibiotic resistant gene help in selecting the transformant. एम्पिसिलिन हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्मर के बीच में सेलेक्ट करने के लिए, whereas the other antibiotic resistant gene that gets inactivated due to the insertion of alien DNA and helps in selection of recombinants. तो 2 चीजें हम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंस नॉन रिकॉम्बिनेंस, अच्छे से समझ लेना, है ना, समझ आया। नाउ selection of recombinants due to the inactivation of antibiotic is a cumbrous procedure because it requires simultaneous plating on 2 plates having different antibiotic. Therefore, अब देखिए अलग अलग हमें करना पड़ रहा है, प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सो therefore alternative selectable marker have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। मतलब कि हम अब ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं जिसमें क्या है, वो कुछ कलर प्रोड्यूस करे, तो एक बार में दोनों चीज हो जाए। So in this, a recombinant DNA is inserted with a coding sequence of enzyme beta galactosidase। मतलब क्या कि PBR में एक ऐसी सीक्वेंस, जैसे कि हम ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ लेक्जेड, जो क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हमने अपना फॉरेन डीएनए इस सीक्वेंस में एंटर किया, जिसकी वजह से क्या हुई, ये लेक्जेड सीक्वेंस इनएक्टिव हो गई, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो प्रोड्यूस करेगा ना, उसमें तो नहीं हुआ कुछ भी। सो दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड विच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझे, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एट द रिकॉग्निशन साइट द सीक्वेंस बिकम इनएक्टिवेटेड, वेदर इट्स अ टेट्रासाइक्लिन और लेक्जेड, कुछ भी इनएक्टिवेट हो गई, इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, अब जब मैं इसका सबस्ट्रेट दूंगी तो क्या ये कलर शो करेगा, ये कलर शो नहीं करेगा, तो ये तो प्रोड्यूस करेगा, कैसा प्रोड्यूस करेगा, वाइट कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, ग्रोथ होगा, वाइट कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा। और इसकी जगह जब प्लाज्मिड जो कैसा है, विच इज दी नॉन रिकॉम्बिनेंट, जब इसको हम इसका सबस्ट्रेट देंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, और ये कैसा प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा। तो हम आइसोलेट कर लेंगे, समझे, एम्पिसिलिन और ये सबस्ट्रेट सब कुछ एक ही जगह दे दिया मीडियम में। तो ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसफॉर्म होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, जो ट्रांसफॉर्म होंगे यानी कि जिस होस्ट सेल में प्लाज्मिड आ गया वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएगा और दूसरा नहीं कर पाएगा, और इसमें ही हमने क्या डाल दिया, सबस्ट्रेट। अब इन ट्रांसफॉर्म में से भी 2 तरह की सेल है, एक रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट तो क्या देगी, ब्लू कलर देगी, समझ में आया। सो यहाँ पे याद रखना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हम यूज कर रहे हैं एज अ selection for the recombinant and non-recombinant one, right? So the presence of chromosonic substrate gives blue color colony if the plasmid in the bacteria does not have an insert. Presence of insert results into insertional inactivation of beta galactosidase and the colony do not produce any color, and these are identified as the recombinant colonies। समझ में आया? Okay. नाउ वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल, ऊपर हमने बात की किसी भी बैक्टीरियल होस्ट के अंदर डालने के लिए, बट एक प्लांट और एनिमल के लिए हम कौन से वैक्टर यूज कर सकते हैं। सो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस विच हैव नोन this for ages, how to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. For example, Agrobacter tumefacius, a pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform the normal plant cell into a tumor। मतलब कि ये ट्यूमर कॉजिंग है, जिसमें इसका जो वेक्टर है, मतलब उसके पास एक डीएनए है जिसको हम बोलते हैं tDNA। ये tDNA क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग है। ये क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये प्लांट के अंदर इंड्यूस कर देता है। अब इसको हम एज अ वेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं, and direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen. Similarly, तो अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए अब हमने क्या किया, इस वाले रीजन में हमने अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, हमारा
फॉरेन डीएनए डाल दिया, और अब इस फॉरेन डीएनए के डालने से टी डीएनए जो है ये इनएक्टिव हो गया, तो अब ये ट्यूमर कॉज नहीं कर सकता है, और इसको अब हम एज अ वैक्टर यूज कर लेंगे। किसको? एग्रोबैक्टर ट्यूमिफेशियस को हम एज अ वैक्टर यूज कर लेंगे। किसके अंदर के लिए? प्लांट्स के लिए यूज कर लेंगे। समझ आई ये वाली बात? मतलब कि ट्यूमर कॉजिंग है, पैथोजेनिक है, बट इसके टी डीएनए में अगर हम फॉरेन डीएनए डालेंगे तो ये सीक्वेंस इनएक्टिवेट हो गई, और इसकी वजह से अब एज अ फैक्टर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। रेट्रोवायरस जो है वो भी कैंसर कॉज करने वाले हैं, तो उसको भी एज अ वैक्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं? अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन by pathogen in their eukaryote host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering gene of interest in human। है ना? वो कैसे बोल रही है, अगर हम इनको अच्छे से नॉलेज हो तो हम इन्हीं को ही यूज कर सकते हैं एज अ वैक्टर। So the tumor-inducing plasmid of Agrobacter tumefaciens has now been modified into a cloning vector, which is no more pathogenic to plant, but still is able to use the mechanism to deliver the gene of our interest into the variety of plant। समझ में आया कैसे? वो मैंने बता दिया। ऐसे ही रेट्रोवायरस जो है उसके भी जो पैथोजेनिक कैरेक्टर है उसको हमने हटा दिया, उसको डिसार्म कर दिया, और उसमें हमने अपना फॉरेन डीएनए एंटर करके और उसको एनिमल के अंदर हमने डिलीवर करवा दिया। So the retrovirus have also been disarmed and now used to deliver the desirable gene into the animal cell. So once a gene or a DNA fragment have been ligated in a suitable vector, it is transformed into a bacterial, plant or animal host। समझ आई बात? तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है? प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है, एनिमल के लिए कौन सा, बैक्टीरियल सेल के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है, याद रखना है आपको ना। थर्ड टूल जो हमें चाहिए होता है, हमने पहला टूल देखा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसी के साथ हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ लिया। फिर हमने सेकंड देखा कि हमें एक वेक्टर चाहिए। अब हम भाई हमें एक होस्ट के अंदर डाल रहे हैं। अब भाई आपने क्या समझ रखा है कि होस्ट इजीली आपको आने देगा अपने अंदर? नो वे, वो भी फाइट करेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी आ रहा है वो उसे एज ए पैथोजन लेगा, वो उसे एंट्री ही अलाउ नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो अब होस्ट को हमें क्या इस तरह से करना है कि वो इजीली उसको एंट्री दे दे। तो होस्ट को हमें थोड़ा सा वीक करना होता है, या उसको इस तरह से कि वो एंट्री दे दे। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए की ये प्लाज्मिड को एंट्री प्रोवाइड करे। So since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through the cell membrane, right? क्योंकि हाइड्रोफिलिक को मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो एंड है वो नॉन पोलर है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल को एंट्री प्रोवाइड नहीं करेगी। So in order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent to take up the DNA. This is done by treating them with specific concentration of डाइवेलेंट कैटायन। पहला कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने का पहला तरीका है कैटायन से ट्रीट कराना। तो डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कराते हैं, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन देयर सेल वॉल। जो सेल वॉल के अंदर पोर्स है उसके थ्रू वो एंट्री कर जाते हैं। Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cells with recombinant DNA on ice। second way क्या करेंगे? पहले हम उसको आइस पे रखेंगे, फिर हम इसे हीट करेंगे, और अगर हम उसे आइस पे रखेंगे मतलब कि आप बोल सकते हो पहले चिलिंग करेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर चिलिंग। मतलब आप खुद सोचिए, पहले आपको एकदम ठंडे में रखा, फिर आपको एकदम गर्म में रखा, फिर ठंडे में रखा, तो क्या होगा? यू विल लाइक ना बहुत वीक हो जाओगे, कोई भी पैथोजन आप पे आके अटैक कर सकता है। ऐसे ही वो होस्ट सेल भी थोड़ी सी वीक हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। सो फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42, हीट शॉक दिया, एंड देन अगेन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। दिस इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और वो इजीली ले लेगा होस्ट सेल। This is not only the way to introduce alien DNA into the host cell in method known as, यानी कि थर्ड मेथड क्या है, विच इज़ दी माइक्रो इंजेक्शन। मतलब क्या? डायरेक्ट इंजेक्शन से इसके न्यूक्लियस में ही डीएनए को इंसर्ट करा देना। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट, ये वाला एनिमल के लिए यूज किया जा रहा है माइक्रो इंजेक्शन। Suitable for plant, cell are bombarded with high velocity microparticle of gold and tungsten coated with DNA in a method known as biolistic और gene gun। यानी कि फोर्थ मेथड क्या है? दैट इज दी बायोलिस्टिक और जीन गन, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि गन से एक बुलेट निकलती है और वो इतना स्पीड से होती है कि सामने वाले के पर्सन के बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। ऐसे हम क्या करेंगे, इस जीन गन से हम बहुत सारे पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करेंगे। वो पार्टिकल्स किसके बने होंगे? गोल्ड या फिर टंगस्टन के होंगे,
और जिसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, जो हमारा डिज़ायर डीएनए है उसकी कोटिंग। जब हम इसको इतनी स्पीड से प्लांट सेल के ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स है दे विल आई मीन लाइक सक्सेसफुल टू गेट एंटर इनटू द प्लांट सेल एंड एट लास्ट हमारा फॉरेन डीएनए उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। And the last method used is disarm pathogen vector, which when allowed to infect the cell, transfer the recombinant DNA into the host cell. तो हम पैथोजन के थ्रू भी हम क्या करेंगे, पैथोजन की एंट्री कराएंगे, बट उस पैथोजन को हम क्या करेंगे, हम उसको डिसआर्म करेंगे, यानी कि वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, बस अंदर जाएगा और फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है बेटा। So now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, now let us discuss the process facilitating the recombinant DNA technology. अब हम इसके प्रोसेस को स्टडी करेंगे। अभी तक हमने टूल्स देख लिए, क्या क्या टूल्स चाहिए। अब हम देखेंगे अब हम कैसे करेंगे ये पूरी आरडीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक आपको समझना है क्योंकि टूल्स समझने बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो टूल्स को एक बार गो थ्रू दोबारा करिए, इसे समझिए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर करेंगे एंड डोंट वरी, इसमें कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन आपका इजीली क्लियर होगा। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक कोई भी डाउट होगा ज़रूर से मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में बताना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय।